आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के प्रचार पहले चरण में किया जा रहा प्रचार आज से रुक जाएगा और परसों 19 तारीख को देश के विभिन्न कोनों में 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती से पूरे देश भर में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए, वहीं आज भी तथाकथित इंडिया अलायंस में आज भी चुनाव को लेकर वो गंभीरता, वो तत्परता दिखाई नहीं देती। अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल कहीं पर एक दूसरे के साथ है तो कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जहां दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब जाते जाते दोनों एक दूसरे की ही टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस बोले, यूपीए बोले, महागठबंधन बोले, इन लोगों में तालमेल का पूरी तरीके से अभाव दिखाई दे और जो अब धीरे धीरे चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और चुनाव परिणाम इसको साबित भी करके दिखाएंगे। बिहार में ही अगर आप देख लीजिए, पहले चरण में जितनी भी सीटें हैं, हमको नहीं लगता कि किसी भी सहयोगी ने एक दूसरे से पूछा भी है। इसके सिंबल पहले ही बांट दिए गए थे और गठबंधन की घोषणा बाद में की गई थी। परिणाम स्वरूप कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही इनके प्रत्याशी उतरे हुए हैं। पूर्णिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहरहाल, जहां इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता अभी तक उन लोगों को बिहार आना ज़रूरी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बिहार उनकी प्राथमिकता में नहीं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री बिहार में अभी तक 4 सभाएं कर चुके हैं। ये दर्शाता, और ये चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव से पहले भी हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से वो सभाएं कर ये प्राथमिकता दर्शाता है केंद्रीय नेतृत्व की विभिन्न राज्यों के प्रति। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस के तमाम बड़े और नेता हों, या विपक्षी गठबंधन के जितने भी और घटक दल के सम्मानित नेतागण हैं, उनके लिए बिहार उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं। और इसीलिए उन लोगों ने पहला चरण बीत जाने के बाद अभी तक बिहार में प्रचार की गंभीरता को समझा ही नहीं। संभवतः शायद उन्हें बिहार या बिहारियों के वोट की ही ज़रूरत है और इस बात का एहसास हर बिहारी को है। इसीलिए मैं बार बार इस विश्वास से कहता हूं कि बिहार में हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे, जहां एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, लिटरली लाइक हैंड एंड ग्लव्स हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। तो वहीं इंडिया अलायंस आज भी एक दूसरे के साथ विरोधाभास में उलझा हुआ। परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे, 4 जून को जब आएंगे, तो एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। कारण भी है, मैं डेटास पे काम करता हूँ, रिसर्च खुद करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता हूँ, एनालाइज करता हूँ खुद। पिछली बार मात्र हम 3 दल थे, उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। भाजपा थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, और 2 ऐसे मजबूत दल जो उस वक्त इंडिया अलायंस के साथ थे, वो इस बार हम लोग के साथ हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी। तो आज की तारीख में गठबंधन हम लोग का मजबूत हुआ। ये मेरे विश्वास को दिलाता है कि ना सिर्फ 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि आप सीटों का मार्जिन भी देखिए। बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग ये सीटें 40 की 40 ये सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहले चरण में औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो या जमुई लोकसभा हो, चारों जगहों पे मैं गया हूँ। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी के साथ हो या नामांकन में हो या उसके अलावा कई कार्यक्रमों में हम लोग गया में भी कई कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जमुई में
मैं प्रवास ही कर रहा हूँ, पीछे भी आकर हम लोगों ने किया था। जितनी ये सीट है, नवादा, औरंगाबाद या जमुई, बड़े मार्जिन से ना सिर्फ हम लोग ये सीटें जीत रहे हैं, बल्कि ये अब आधार बनेगा आगे न आने वाले चरणों का भी। 7 चरण में अलग अलग लोकसभा में जो चुनाव होंगे, इस पहले चरण का एक बड़ा असर उस पर भी जाएगा। जिस तरीके से रुझान, फीडबैक्स हम लोग के सामने आ रहे हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है। अगर मैं जमुई लोकसभा की भी मैं बात करूं, 10 साल से यहाँ का मैं सांसद हूँ। एक लंबा समय, अपने जीवन का 1/4 हिस्सा मैंने जमुई के लिए मैंने समर्पित किया, और वही प्यार, वही स्नेह मुझे जमुई से भी मिला। जमुई में पिछले 10 सालों में मैंने हर संभव प्रयास किए क्षेत्र के विकास को लेकर, और आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि आज जमुई लोकसभा 2014 में नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 99वें पायदान पर थी, 2019 आते आते 9वें पायदान पर थी, और अभी 1.5 महीना पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में जमुई पहले पायदान पर है। जमुई में किए गए विकास के कार्य, भले वो केंद्रीय विद्यालय खुलवाने, आप सब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय को खुलवाने में भी उस वक्त कितनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी। उस वक्त स्थानीय कई बड़े अधिकारियों के द्वारा ये तक कह दिया गया था कि जमुई में कभी केंद्रीय विद्यालय खुल नहीं सकता, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को ज़मीन दी नहीं जा रही। ऐसे में उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से मिलकर, स्मृति ईरानी जी उस वक्त HRD मंत्री थी, अब एजुकेशन मिनिस्टर कहलाया जाता है, उस वक्त उनसे मिलकर उन्होंने कहा था कि आप बस ज़मीन दें, हम केंद्रीय विद्यालय खुलवाएंगे। रेलवे की ज़मीन हम लोगों ने ली। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो तत्परता का एहसास, वो लगन, जिस मेहनत से हमने जमुई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अगर हम चाहते तो हम बोल भी सकते थे ना कि भैया ज़मीन ही नहीं दे रहे, हम राज्य सरकार पे पूरा ठीकरा फोड़ के हम बगल हो जाते, पर उसके बावजूद भी हम लगे। रेलवे से हमने ज़मीन ली, केंद्रीय विद्यालय उस ज़मीन पर खुलवाया, मेडिकल कॉलेज साल भर के भीतर फंक्शनल हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ जमुई के लोगों को ही नहीं, अगल बगल के ज़िले के लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ वहाँ पर मिलेगा। रेलवे की परियोजनाएं हों, जमुई का रेलवे स्टेशन जाकर देख लीजिए कैसा था। आए दिन हमको शिकायतें आती थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बड़ी नहीं है, वहाँ पे वेटिंग रूम नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टिकट काउंटर्स उचित मात्रा में नहीं है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास का जमुई का रेलवे स्टेशन जिस पे कार्य चल रहा है, सिमुरतला का हो, रेलवे की परियोजना, चकाई से आने वाला हर व्यक्ति इस बात को चिंतित रहता था कि भैया पूरी विधानसभा हम लोग की कटी हुई है, झाझा से लेकर गिरिडीह तक, और पहले चरण में झाझा से भटिया तक इस पर काम भी शुरू है। आने वाले कुछ ही सालों में ये पूरी रेल लाइन वहाँ पर बिछा दी जाएगी। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस की बात हो, या FCI के रीजनल ऑफिस की बात हो, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली पे जो कार्य हुए हैं वो एक थे, पर हाँ अभी भी कई कार्य बाकी हैं। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही उस भावना से कार्य कर सकता था। कोई और नेता होता तो संभवतः एक सांसद संसदीय क्षेत्र की भूमिका को निभाता, पर ऐसे में जब मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, अरुण भारती जी हैं, घर के व्यक्ति घर की तरह ही कार्य करेंगे, उसी अपनेपन के साथ, उसी व्यवस्था के साथ, जो व्यवस्था इतने समय से चलती आ रही थी, वैसे ही वो कार्य करेंगे। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। और अब ये विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि एक लंबा समय मैंने भी विरोधाभास में ही निकाला। आप सबके सामने उदाहरण है, छोटी छोटी बातों को लेकर DM के सामने हम लोग को धरने पे बैठना पड़ता था। दिव्यांगों के लिए एक शिविर लगाया, उस पर उचित व्यवस्था तक नहीं की गई थी, उसके लिए हम लोग जाकर धरने पे बैठे। विभिन्न कार्यों में गतिरोधक कई बार स्थानीय प्रशासन का मदद नहीं मिलने की वजह से आते थे। ऐसे में आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, अब केंद्र की प्रधानमंत्री वाली ही सोच बिहार में, मुख्यमंत्री जी उसका नेतृत्व कर, तो अब कार्यों को धरातल पर उतारना हमारे लिए और ज़्यादा सहज हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद और ज़्यादा अब हम लोग को मिल पाएगी। हम लोग, जब मैं बोलता हूँ तो मैं 2-2 सांसदों का जिक्र जमुई के लिए करता हूँ। जो वादा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने रहते हुए किया था
कि जमुई को 2 सांसद मिलेंगे। आज जब वो नहीं है तो उनका ये वादा कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, और इस वादे को पुनः मैं पूरा करूँगा। जमुई से जहाँ अरुण भारती जी सांसद के रूप में होंगे तो उसी भूमिका में आप मुझे भी पाएंगे, भले प्रतिनिधित्व मैं कहीं का भी करूँ, हाजीपुर का करूँ, पर उसी भूमिका में जमुई के लोग मुझे जमुई में पाएंगे। वैसे ही आना जाना, वैसे ही विकास के कार्यों को गति देते रहना मैं चाहता हूँ। और आप सब के माध्यम से मैं जमुई की जनता से भी आग्रह करता हूँ, ज़रूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, और ज़रूरी है बिहार के विकास के लिए इस डबल इंजन की सरकार का रहना। आज एक तरफ जहाँ देश में अर्थव्यवस्था मजबूती ले रही है, आज से 1 दशक पहले तक हम लोगों को पता भी नहीं था कि कौन से पायदान पर भारत है अर्थव्यवस्था के मामले में, पर आज देश की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत है। इससे पहले हम लोग फ्रेजाइल 5 में होते थे, आज हम लोग मजबूत टॉप 5 में हैं, और आने वाले 5 सालों में इसको टॉप 3 में लेके जाने का लक्ष्य है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, और जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा कमाई आने लगती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, और आने वाले 5 सालों में जब ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी तो कई और परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। जो लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है वो तभी बनेगा जब भारत के तमाम राज्य और बिहार जैसे खासतौर पे पिछड़े गरीब राज्य विकसित बनेंगे। बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, प्रखंड के अंतर्गत हर एक पंचायत, पंचायत के अंतर्गत आने वाला हर एक गाँव जब विकसित बनेगा तब हम लोग 2047 में हम लोग भारत को एक विकसित देश बना पाएंगे, जिसकी नींव रखनी शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उन गरीबों को भी दिए जा रहे हैं जिनके दशकों पहले बने थे। 96 से पहले बने हुए मकानों को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीब जल कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। जिस तरीके से हर गरीब परिवार को 5 किलो का अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, और देश की एक बड़ी आबादी 81 करोड़ लोगों को ये उसी गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए मजबूती देने के क्रम में ये प्रयास है। शौचालय बनाए जा रहे महिलाओं के सम्मान के, उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हे के धुएं से अब मुक्ति मिलती जा रही। आयुष्मान की योजना, जिस व्यक्ति के हाथ में भी जिसको भी मुफ्त का अनाज मिल रहा है वो व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाए जो आयुष्मान से एफिलिएटेड है, वहाँ पर जाकर 5 लाख रुपए का अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसको राशन का लाभ मिल रहा है उसको 5 लाख का आयुष्मान का भी लाभ मिल रहा है। और 70 साल से उम्र के लोगों को तो सोचना भी नहीं, सीधा जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे। ये सुविधाएं, ये सोच देश को आगे लेकर जाने की हमारे प्रधानमंत्री थे, जिसका मजबूती से समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ। और आज जब मुझे इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए बल मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग मेरा और ज़्यादा समर्थन करें, और इसीलिए ये आग्रह जमुई की जनता से करूँगा कि अरुण भारती जी को भी आगामी 19 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप, कई लोग बोलते हैं कि नया सिंबल है, लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग जाने लोकतंत्र में किसको मत देना है नहीं देना है ये उनकी सोच हो सकती है, पर किसी को देना चाहें और छाप ना पता हो ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इस बात को जनता तक पहुंचाएं, उसके बाद उनको मत देना है नहीं वो उनकी सोच हो, पर ये जानकारी होनी चाहिए। अंत में एक गंभीर विषय की मैं ज़रूर चर्चा करूंगा जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला विषय है। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी,
मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता। आपको कड़ी से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूँ, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूँ राजनीतिक जीवन में, और वही बिहारी ही हैं जो दे भी रहे हैं मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं, और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। इन लोगों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, और आज भी वही शैली देखने को मिलती है। उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद था। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूँ। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे, सहयोगी रहे। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज़ को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहा, अलग गठबंधन में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है, और मैं कतई फर्क नहीं करूँगा उनमें और अपनी माँ में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई मैं राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। पर उसके बावजूद वो वहाँ पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना ज़रूरी नहीं समझा।
तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। और अफसोस मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएगा। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके ऊपर। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूँ वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है। और व्यक्ति पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी है, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जाए और आप खामोशी से सुन रहे हैं। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? मैं बार बार मैं कहता हूँ, राजनीतिक विरोध एक तरफ है, आप दीजिए खुलकर चिराग पासवान को गाली दीजिए, हर गाली आपकी मेरी सर आंखों पर मेरी माँ, मेरे परिवार के बारे में अगर ऐसा बोलिएगा तो ये मैं तो क्या कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं और नहीं करे। हर वो व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, हर वो व्यक्ति जो घर परिवार का होगा, वो नहीं इन बातों को बर्दाश्त करेगा। ऐसे में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो लोग भी बिहारी ही हैं, मेरे ही हैं, भटके हुए हैं। और जब नेतृत्व ही उनको संरक्षण देगा तो इस तरीके के हुड़दंग करने के वो आदी हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि 90 के दशक को जंगल राज के तौर पर पहचान मिली। ये उनके नेताओं को सोचना है कि कैसी सीख आप अपने पार्टी के कैडर को दे रहे हैं। आज आप ऐसी बातों का बढ़ावा चिराग पासवान के परिवार के लिए कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे अगर इन बातों को बल मिला तो बिहार के कई और परिवार पर ऐसी आ जाएगी। ऐसे में चुप रहना कतई जायज़ नहीं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिलीट कर दीजिएगा इन सारी चीज़ें। पर अगर मैं सही बोल रहा हूं और आप सब भी अगर इसको जोड़ के देखते हैं कि कल को कोई आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की अगर आप लोग महसूस करते हैं तो मेरा साथ दीजिएगा इसमें। मुझे आप लोगों से कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। पर जो गलत है वो गलत है, और आज से मेरी माँ है इसलिए गलत नहीं है। मैंने बार कहा, कल को अगर तेजस्वी जी की भी होती, सबसे पहला व्यक्ति चिराग पासवान होता जो खड़ा होता इसके खिलाफ। और मैं हुआ हूँ, इससे पहले भी खड़ा। गठबंधन के खिलाफ जाकर मैंने आवाज़ें उठाई हैं, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ, बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ, युवाओं के अधिकारों को। और ये ऐसी बातें हैं जिसपे जात पात, धर्म, मजहब, राजनीतिक दलों से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर हम लोग को सोचने की जरूरत है। बहरहाल ये एक विषय था जिसको लेकर मैं कल से बहुत तकलीफ में था। आप लोगों के साथ मैंने इस बात को साझा किया है। आप लोग के ऊपर है इसको कैसे मेरे जमुई वासियों तक आप पहुंचाते हैं, कैसे जनता तक ये बात जाती है। पर हाँ, वापस राजनीतिक विषय पर आते हुए, जहाँ एक तरफ हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास के साथ न करें जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोग को दिया 400 सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को भी बहुत सरलता से हम लोग पार करेंगे। जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, वो सर्वे कम से कम एक बात स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि 14 और 19 से बड़ी लहर आज की तारीख में 2024 में है। जो लोग बोलते हैं, कई बार मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों को मैं देखता हूं जो बोलते हैं कि कोई लहर नहीं है। अगर लहर नहीं है तो गिरी से गिरी हालत में भी हम लोगों को 2019 से तो बेहतर ही दिखाया जा रहा है। तो फिर कैसे लहर नहीं है? 14 में लहर थी तब तो हम लोग 285 पे आए, 19 में लहर थी तब हम लोग 303 पर गए, और अब अगर लहर नहीं है तो हम लोग 303 कैसे पार करें? तो ये लहर हर बार से बड़ी लहर है। भले ओपिनियन पोल कुछ जगह पे हम लोग को 400 पार करता हुआ नहीं दिखा रहे,
पर अगर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब पिछली 2 बार से बड़ी लहर तो है। और ये लहर देखिएगा 7वां चरण बीतते बीतते तक एक आंधी में तब्दील होगी और हम लोग 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। कुछ लोग भ्रमित करने का कार्य करते हैं, विभिन्न तरीके की बातें, लोकतंत्र, संविधान, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान। दुनिया की कोई ताकत ना संविधान को मिटा सकती है ना बदल सकती, कोई ताकत। और जब तक रामविलास पासवान जी जैसे पहरेदार वहाँ पर थे, बड़ी से बड़ी आंधियाँ आए पर हम लोगों ने आँच नहीं आने दी। आज उन्हीं की परछाई बनकर चिराग पासवान मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत चिराग पासवान के रहते हुए ना संविधान, ना आरक्षण, ना लोकतंत्र। और जब ये लोग लोकतंत्र की हत्या और फलाना ढिमकाना बातें करते हैं, हंसी आती है। जिन लोगों ने आपातकाल लगाने का काम किया वो लोग लोकतंत्र के संरक्षक बनेंगे। जो लोग आज जिनकी गोद में बैठे इंडिया अलायंस बना रहे हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो जेपी के आंदोलन में अपने आप को जेपी का अनुयायी बताते नहीं थकते। राजद के तमाम वरिष्ठ नेता कि हम छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, तो हम फलाना का प्रोडक्ट है, तो हम धमकाना का प्रोडक्ट है, तो जेपी के साथ हम ये किए, तो जेपी के साथ हम वो किए। आज वही लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ये वही कांग्रेस है जिसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश जी ने किया था। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनके साथ ये लोग कदम ताल मिलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के बच्चों का नाम उसी आपातकाल के नाम पर रखा था। उसी वक्त जो धाराएं लगाई गई थी उसी के नाम पर उन्होंने अपने परिवार के बच्चों का नाम रखा और आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर विकसित देश की ये लोग कल्पना कर। तो ये विरोधाभास है जो आने वाले समय में परिणाम में भी देखने को मिलेगा। पहले चरण में 4 की 4 जून को 40 की 40 और 400 पार के साथ हम लोग बैठे होंगे, ये विश्वास के साथ। चिराग जी, एक सर्वे आया है सरकार, उसने कहा कि आप कर रहे हैं 5 लाख लेकिन एनडीए गठबंधन। मैंने कोई भी चुनाव ओपिनियन पोल, सर्वेज या एग्जिट पोल के आधार पर नहीं लड़ा। मैंने हर चुनाव अपनी मेहनत, अपनी क्षमता के आधार पर लड़ा और मेरी क्षमता, मेरी मेहनत मुझे विश्वास दिलाती है। मैंने ऐसे भी ओपिनियन पोल देखे जब हम लोग 7 सीटें लड़ रहे थे तो 2 दिखाई जाती थी, 6 लड़ रहे होते थे तो भी 2 ही दिखाई जाती थी और कहा जाता था बस बाप बेटा सीटें जीत रहे हैं, बाकी सब हार। पर 7 में भी हम लोग 6 जीते और 19 में 6 की 6 हम लोग जीते। बहरहाल मैं मानता हूँ, जैसा मैंने उदाहरण भी